नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम आधुनिक विश्व के इतिहास का एक प्रमुख टॉपिक इटली का एकीकरण पढ़ेंगे। नेपोलियन के युद्धों के कारण इटली वासियों ने एकता की भावना का अनुभव किया और उन्होंने अपने देश को एक राष्ट्र के रूप में संगठित करने का निश्चय किया। इसीलिए वहाँ राष्ट्रीयता और उदारवादी शक्तियों ने अनेक बार सिर उठाया, पर इन्हें कुचल दिया गया। रोम के प्राचीन गौरव का इतिहास लोगों को ज्ञात था। विद्या, कला और विज्ञान के क्षेत्र में वह प्राचीन काल में संसार का नेतृत्व करता था। अतः वे एक बार फिर से इटली को राष्ट्र शिरोमणि बनाने का सपना देखने लगे। यही कारण है कि अनेक कठिनाइयों और विफलताओं के बावजूद वहाँ राष्ट्रीय एकीकरण का संघर्ष जारी रहा। अंतिम सफलता प्रतिक्रियावाद के विरुद्ध उदारवाद और राष्ट्रीयता को मिली और इटली के एकीकरण का कार्य पूरा हो सका। इटली के एकीकरण का एक लंबा इतिहास है। सर्वप्रथम हम देखते हैं वियना कांग्रेस के बाद इटली। वियना कांग्रेस ने जन इच्छा और राष्ट्रीयता की भावना की अवहेलना कर इटली में विविध राज्यों का पुनरुद्धार किया। उसके द्वारा इटली की जो नवीन व्यवस्था की गई, उसकी रूपरेखा 3 बिंदुओं पर आधारित थी। पहला है, उत्तरी इटली में लोम्बार्डी और वेनेशिया के प्रदेश ऑस्ट्रिया के अधीन थे। दूसरा है, मध्य इटली में पोप का शासन विद्यमान था। तीसरा है, दक्षिण इटली में नेपल्स और सिसिली के राज्य थे, जहां पूर्वो वंश का राज्य था। इस प्रकार इटली को 3 भागों में बांट दिया गया था। इनमें अलग अलग शासक थे। राष्ट्रीयता की दृष्टि से यह अनुकूल नहीं था, इसलिए वहाँ के लोग इस व्यवस्था से असंतुष्ट थे। ऐसी स्थिति में उन्होंने संपूर्ण इटली को एक राष्ट्र का दर्जा प्रदान करने का प्रयास किया। इस कार्य की सफलता में अनेक बाधाएं थी, जिन्हें दूर करना आवश्यक था। 1815 के बाद इटालियन देशभक्तों के समक्ष 3 समस्याएं प्रमुख रूप से विद्यमान थी। पहली, इटली के वे प्रदेश जो ऑस्ट्रिया के प्रभाव में थे, उन्हें मुक्त कराना। दूसरा, देश के शासन को लोकतंत्रवाद के अनुकूल बनाना। और तीसरा, इटली में राष्ट्रीय एकता की स्थापना करना। अनेक बाधाओं के बावजूद इटली के देशभक्तों ने राष्ट्रीय एकता का प्रयास आरंभ कर दिया। इसके लिए उन्होंने अनेक गुप्त समितियों का गठन किया, जिनमें कार्बोनरी सबसे प्रसिद्ध थी। लगभग सारे इटली में इसका जाल बिछाया गया। इसकी प्रेरणा से इटली में अनेक विद्रोह हुए, जिन्हें मेटरनिख के द्वारा कुचल दिया गया। अतः लोगों का यह विश्वास दृढ़ हो गया कि जब तक वहां से ऑस्ट्रिया का प्रभाव समाप्त नहीं होगा, तब तक एकता के प्रयास सफल नहीं होंगे। इटली के एकीकरण में मेजिनी का योगदान। इटली के राष्ट्रीय एकीकरण के आदर्श को सम्यक रूप देने का श्रेय मेजिनी को है। मेजिनी ने उदार विचारों के कारण युवा इटली नामक एक संस्था का गठन किया, जिससे देश में राजनीतिक जागृति आई। उसकी सदस्य संख्या में वृद्धि होती गई और 1833 में युवा इटली या यंग इटली के सदस्यों की संख्या 60,000 हो गई। उसने यह कहा कि नए विचार तभी फैलते हैं जब उसे शहीदों के खून से सींचा जाता है। वह युवकों के नेतृत्व को महत्वपूर्ण मानता था। वह देश की तत्कालीन व्यवस्था से दुखी था और उसमें सुधार लाने का उपाय सोचता था। उसने देश की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी प्रतिष्ठा और उन्नति अवरुद्ध है। हमारी शानदार प्राचीन परंपरा रही है, पर वर्तमान में न हमारा कोई राष्ट्रीय अस्तित्व है। इसके लिए उसने ऑस्ट्रिया को दोषी बताया। अतः उसने उसके खिलाफ संगठित होकर उसका सामना करने की आवश्यकता प्रतिपादित की। इस प्रकार मेजिनी अपने विचारों से इटली की जनता को राष्ट्रीय एकीकरण के लिए प्रोत्साहित करता रहा और उनमें देशभक्त और बलिदान की भावना को कूट कूट कर भरता रहा। वह स्वयं गणतंत्र का समर्थक था तथा अन्य लोगों को भी वह स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाता था। इस प्रकार वह इटली के स्वाधीनता के संघर्ष का अग्रदूत बना रहा। 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव इटली पर भी पड़ा।
अतः देशभक्तों ने स्वतंत्रता प्राप्त करने का प्रयास किया। इस प्रयास में उन्हें सफलता तो नहीं मिली, परंतु मेटरनिख के पतन के कारण उनका उत्साह बढ़ता रहा। अब हम देखते हैं इटली के एकीकरण में विक्टर इमैनुअल का योगदान। पिडमोंट का शासक विक्टर इमैनुअल अन्य यूरोपीय शासकों से भिन्न था। वह राष्ट्रीयता और लोकतंत्रवाद का समर्थक था। वह एक सच्चा देशभक्त, वीर और धैर्यवान व्यक्ति था। उसने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह उदारवादी था। उसके इन विचारों से प्रभावित होकर देश की जनता ने उसे एक ईमानदार राजा की उपाधि दी। यह जनता के बीच काफी लोकप्रिय हो गया। काबूर उसका योग्य प्रधानमंत्री था। राष्ट्रीय मामलों में दोनों के बीच उचित तालमेल बना रहा और दोनों के वांछित सहयोग से राष्ट्रीय एकीकरण का कार्य गति प्राप्त करता रहा। अतः यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण न होगा कि यदि विक्टर इमैनुअल न होता तो इटली के एकीकरण का कार्य अगर असंभव नहीं तो कठिन जरूर हो जाता। इटली के एकीकरण में काबूर का योगदान। इटली के एकीकरण में जिस व्यक्ति का सर्वाधिक योगदान था उसका नाम काउंट कैमिलो डी कैबूर था। वह अपने युग का एक महत्वपूर्ण और कुशल कूटनीतिज्ञ था। उसका जन्म 1810 में ट्यूरिन के एक जमींदार परिवार में हुआ था। उसने अपना जीवन एक सैनिक के रूप में प्रारंभ किया, पर बाद में उसने उसका परित्याग कर दिया। वह वैध राज सत्ता का समर्थक था और इंग्लैंड की संसदीय प्रणाली से प्रभावित था। उसका प्रभाव देश में धीरे धीरे बढ़ता गया। 1848 में वह देश की संसद का सदस्य बना। अपनी योग्यता के बल पर वह 1852 में पिडमोंट का प्रधानमंत्री बन गया। प्रधानमंत्री बनते ही उसने पिडमोंट की उन्नति की ओर विशेष ध्यान दिया। वह व्यवहारिक और दृढ़ निश्चयी व्यक्ति था। उसने परिस्थितियों के अनुसार कार्य करके इटली के एकीकरण के कार्य को संभव बनाया। काबूर की यह मान्यता थी कि जब तक राज्य मजबूत नहीं होगा तब तक वह अपने संघर्षों में सफल नहीं हो सकेगा। इसलिए सर्वप्रथम उसने पिडमेंट को एकीकरण का नेतृत्व प्रदान करने के लिए मजबूत बनाने का प्रयास किया। राज्य को सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से उसने अनेक सुधारों को क्रियान्वित किया। व्यापार और व्यवसाय के विकास के लिए उसके द्वारा विशेष प्रयास किए गए। उसने व्यापार के क्षेत्र में खुला छोड़ दो की नीति का अनुसरण करते हुए व्यवसाय को राजकीय संरक्षण प्रदान किया। उसके मार्गदर्शन में यातायात के साधनों के विकास को मजबूत बनाया गया और कृषि के क्षेत्र को विकसित किया गया। शिक्षा की उन्नति की ओर विशेष ध्यान दिया गया। उसने सेना और कानून के क्षेत्र में भी नए सुधारों को क्रियान्वित किया। बैंक संबंधी नियमों में अनुकूल सुधार किए गए। इस प्रकार उसने प्रशासन के सभी अंगों को सुधार कर राज्य के प्रशासन को गतिशील और मजबूत बनाया। उसके इन प्रयासों के कारण पिडमोंट राज्य की बहुमुखी उन्नति हुई और वह एक सशक्त राज्य बन गया। काबूर एक समझदार और व्यवहारिक व्यक्ति था। उसने अनुभव किया कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विदेशी सहायता भी आवश्यक है। वह इटली में ऑस्ट्रिया के प्रभाव को समाप्त करने का उत्सुक था, क्योंकि उसके बिना वह अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकता था। वह भली भांति समझ गया कि ऑस्ट्रिया के खिलाफ यदि कोई यूरोपीय राज्य तत्परता से सहयोग प्रदान कर सकता है तो वह फ्रांस है। अतः उसने फ्रांस को खुश करने का प्रयास किया। इसके लिए उसने क्रीमिया के युद्ध में फ्रांस की सहायता की। यह युद्ध 1854 ईस्वी में पूर्वी समस्या के प्रश्न को लेकर लड़ा गया। इसकी समाप्ति 1856 में पेरिस की संधि द्वारा हुई। पेरिस की संधि पर विचार विमर्श करने के लिए जिस सम्मेलन का आयोजन किया गया उसमें कैबूर की भी उपस्थित हुआ। वह उस सम्मेलन में इटालियन स्वाधीनता के दावे को कुशलतापूर्वक प्रस्तुत करने में सफल हुआ। उसने देश की दयनीय स्थिति के लिए ऑस्ट्रिया को जिम्मेदार ठहराते हुए इटली से उसके प्रभाव को समाप्त करने की वकालत की। उसके द्वारा दिए गए तर्कों से फ्रांस का तत्कालीन राष्ट्रपति नेपोलियन तृतीय प्रभावित हुआ और उसने इटली को सैनिक मदद देना स्वीकार किया। ऐसा करने में उसका अपना निजी राजनीतिक लाभ भी था। उसने फ्रांसीसी जनता को अपनी महत्ता से प्रभावित करने की दृष्टि से इस कार्य में भागीदार होना आवश्यक समझा। फलस्वरूप जून 1858 में दोनों के बीच प्लाम्बियर्स नामक स्थान पर एक समझौता हुआ।
जिसके अनुसार ऑस्ट्रिया को इटली के नियंत्रण से निकालने के लिए फ्रांस इटली की सैनिक सहायता देगा और इस सहायता के बदले इटली नीस और सेवाए के प्रदेश फ्रांस को देगा। इस प्रकार विदेशी सहायता प्राप्त करने की समस्या का भी समाधान हो गया। अतः कैबूर ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। ऑस्ट्रिया से युद्ध। फ्रांस की सहायता का आश्वासन पाकर काबूर ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध करने के लिए तत्पर था। अतः कैबूर के इशारे पर लोम्बार्डी और वेनेशिया में ऑस्ट्रिया के खिलाफ विद्रोह हो गया। विद्रोह की स्थिति को देखते हुए ऑस्ट्रिया युद्ध की अनिवार्यता को समझ गया। फलस्वरूप 1859 में दोनों पक्षों में युद्ध प्रारंभ हो गया। युद्ध जारी ही था कि अचानक फ्रांस ने अपने को युद्ध से अलग कर लिया। इसका कारण था प्रशा का युद्ध में ऑस्ट्रिया की सहायता के लिए तैयार होना। साथ ही नेपोलियन ने यह अनुभव किया कि इटली का संगठित होना फ्रांस के प्रति उचित न था। ऐसी स्थिति में इटली और ऑस्ट्रिया के बीच ज्यूरिख की संधि हो गई, जिसकी शर्तें थी लोम्बार्डी का प्रदेश पिडमोंट के अधिकार में दे दिया गया, वेनेशिया को ऑस्ट्रिया के ही अधिकार में रखा गया, नीस और सेवाए के प्रदेश फ्रांस को दे दिए गए। इस संधि से इटली संतुष्ट नहीं हुआ, क्योंकि वेनेशिया का ऑस्ट्रिया के अधीन रहना उसे खल रहा था। फिर भी लोम्बार्डी की प्राप्ति इटली के एकीकरण की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि थी। हालांकि मध्य और दक्षिण में इटली का कार्य अवशेष था। मध्य इटली का एकीकरण। मध्य इटली के राज्यों में स्वतंत्रता की मांग जोर पकड़ने लगी थी। ये राज्य भी अब पिडमोंट के साथ मिलने का प्रयास करने लगे थे। 1860 में मोडेना, पर्मा और टस्कनी के मध्य इटली के राज्यों ने जनमत द्वारा पिडमोंट में मिलने का फैसला किया। इस प्रकार मध्य इटली के राज्यों का भी एकीकरण हो गया। अब केवल दक्षिण इटली के राज्यों का संगठित करना शेष था। शेष इटली को पिडमोंट में शामिल करने का जो आंदोलन चला, उसमें किसी विदेशी शक्ति का सहयोग नहीं लिया गया। यह इटालियन राष्ट्रीयता की अपनी मिसाल थी, जिसका नेता गेरिबाल्डी था। दक्षिण इटली के प्रमुख राज्य थे सिसिली और नेपल्स, जहां बूर्बो वंश की सत्ता विद्यमान थी। गेरिबाल्डी ने इटली के राष्ट्रीय एकीकरण के कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसने क्रांति में विक्टर इमैनुअल के साथ संपर्क करके और एक लाल कुर्ती दल का संगठन किया, जिसके सहयोग से वह इटली का एकीकरण करने में सफल हुआ। दक्षिण इटली में सिसिली और नेपल्स के राज्यों में बूर्बो वंश का शासन था। यहाँ की जनता ने विद्यमान शासन के खिलाफ विद्रोह किया और गेरिबाल्डी से सहयोग की प्रार्थना की। जवाब में गेरिबाल्डी ने अपनी सेना की सहायता से जून 1860 ईस्वी तक सारे सिसिली पर अधिकार कर लिया। यह कार्य सरलता से संपन्न हो गया। सिसिली अब पिडमोंट के राज्य में शामिल कर लिया गया। इसके पश्चात उसने 1860 में नेपल्स पर भी अपना अधिकार कर लिया। 6 सितंबर 1860 को सिसिली और नेपल्स का शासक फ्रांसिस द्वितीय देश छोड़कर भाग गया। इन दोनों कार्यों का संपादन उसने देश प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना से प्रेरित होकर किया। राष्ट्र के प्रति उसके प्रेम और त्याग का यह अनूठा उदाहरण है। 1862 में उसका देहांत हो गया। 18 फरवरी 1861 को संसद की बैठक में विक्टर इमैनुअल को इटली का शासक स्वीकार किया गया। इस उपलब्धि के बाद 6 जून 1862 को काबूर की भी मृत्यु हो गई। इटली को एक राष्ट्र का रूप देने का श्रेय काबूर को है, जिसमें मेजिनी, गेरिबाल्डी और विक्टर इमैनुअल का सहयोग उल्लेखनीय था। काबूर की यही इच्छा थी कि रोम संयुक्त इटली की राजधानी बने, पर वह अभी इटली में शामिल नहीं हो पाया था। इसके अतिरिक्त वेनेशिया भी अभी तक ऑस्ट्रिया के अधिकार में था। इस प्रकार इटली के एकीकरण के कार्य में 2 कमियां अधिशेष थी। जर्मन राज्यों के एकीकरण का कार्य प्रशा के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चल रहा था। इस कार्य की पूर्णता के लिए प्रशा ने 1866 में ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध कर लिया, जिसमें इटली भी प्रशा की ओर से शामिल हुआ। अंततः प्रशा इस युद्ध में सफल हुआ। इस सहयोग के लिए वेनेशिया का राज्य इटली को प्राप्त हो गया। अक्टूबर 1866 में इसे पिडमोंट में मिला लिया गया। अब अंतिम हम देखते हैं रोम की प्राप्ति।
रोम का प्राचीन वैभव इटली वासियों के लिए गौरव का कारण था। वे उसे नवीन इटली राज्य की राजधानी बनाना चाहते थे, पर उस पर अभी पोप का अधिकार था। 1870 में प्रशा और फ्रांस के बीच युद्ध छिड़ गया। ऐसी स्थिति में फ्रांस को रोम में स्थित अपनी सेना को वापस बुलाना पड़ा। जर्मनी के एकीकरण के दौर में यह युद्ध सेडान के मैदान में लड़ा गया, जिसमें अंतिम सफलता प्रशा को मिली। इस स्थिति ने रोम पर आक्रमण करने के लिए इटली को अनुकूल अवसर प्रदान किया, जिसका लाभ उठाकर उसने रोम पर आक्रमण कर दिया। 20 सितंबर 1870 ईस्वी को इटली के सेनापति केडोनी ने रोम पर इटली का अधिकार स्थापित कर लिया। इस प्रकार इटली वासियों की यह अंतिम इच्छा भी पूर्ण हो गई। 2 जून 1771 को विक्टर इमैनुअल ने रोम में प्रवेश किया। इटली की संसद का उद्घाटन करते हुए उसने कहा, हमारी राष्ट्रीय एकता पूर्ण हो गई, अब हमारा कार्य राष्ट्र को महान बनाना है। इस प्रकार इटली के एकीकरण का महान कार्य पूरा हो सका।